रिएक्शन मैकेनिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक SN1, SN2, SNE1 एंड E2। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, जो लिविंग ग्रुप है एक्स कंपाउंड, ये पहले निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। और SN2 में क्या होगा, ये इसमें दो कंपाउंड शामिल होंगे, न्यूक्लियोफिलिक भी स्लोली ऐड होगा और लिविंग ग्रुप भी स्लोली अपने बॉन्ड तोड़ेगा। और E1 में क्या हो रहा है, जो लिविंग ग्रुप है वो अपने अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को विस्थापित करके अपने इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में डालेगा। एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा, उससे कार्बोकेटायन बनेगा SN1 की तरह। फिर जो अल्फा हाइड्रोजन है वो न्यूक्लियोफाइल्स के साथ रिएक्ट करके डबल बॉन्ड बनाएगा। E2 में भी डबल बॉन्ड है। E1 और E2 SN1 SN2 में रिएक्शन अंतर यही है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है कि इनमें डबल बॉन्ड बनेंगे, इनमें डबल बॉन्ड नहीं बनेंगे, ये फर्दर रिएक्शन करेंगे। देखो डिटेली ऐसा SN1 में हो क्या रहा है, पहले लिविंग ग्रुप छोड़ेगा, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन अगर आवश्यकता हुई कंपाउंड के अनुसार तो ये रीअरेंजमेंट करेगा, अर्थात आवश्यकता अनुसार अगर ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, अगर इसके जस्ट अल्फा कार्बन पर 3 डिग्री कार्बन 3 डिग्री कंपाउंड है तो ये विस्थापित करके 2 डिग्री या 3 डिग्री में कन्वर्ट होगा। 3 डिग्री का स्थायित्व ज़्यादा होगा अपेक्षाकृत। SN1 अभिक्रिया किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला, इसके लिविंग ग्रुप के ग्रुप कंपाउंड से बाउंडिंग को लिविंग ग्रुप के छोड़ने की प्रकृति। दूसरा, इसको जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर उत्प्रेरक के तौर पर लेते हैं तो इसको घेर कर रखेगा, जैसे कि H2O से ये आयनिक बाहर निकलेगा। जब H2O के आयनिक में अच्छे से स्थायित्व रखता है, अर्थात घुलनशील होता है, लिपिड में घुलनशील होता है। यहाँ पर लिविंग ग्रुप X माइनस H2O के जो मॉलिक्यूल्स है उनके आसपास घेर कर रखेगा, जिस वजह से ये स्थिर होगा, फर्दर रिएक्शन आगे बढ़ेगी। दूसरा, इस पर न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा उसकी प्रकृति। तीसरा कार्बोकेटायन का स्थायित्व। चौथा, जो लिविंग ग्रुप है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ लिविंग ग्रुप के पर ही डिपेंड करेगा, लिविंग ग्रुप पर ही डिपेंड करेगा। ये स्लो रिएक्शन तब देगा, स्लो और फास्ट रिएक्शन क्यों देगा, जब कंपाउंड का स्थायित्व के अनुसार, आवश्यकता अनुसार, जैसे यहाँ हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कंपाउंड है, उसको निकलने की क्षमता, ऋणात्मक धारण करने की क्षमता अधिक होगी तो फटाक से निकल जाएगा। अगर यहाँ लिविंग ग्रुप की प्रकृति काफ़ी कमज़ोर है तो वो स्लो रिएक्शन करेगा, वो उत्प्रेरक पर ज़्यादा डिपेंड करेगा, अर्थात बारी जैसे एनर्जी प्रोवाइड करवाई, तापमान जैसे कि तापमान, अगर हाई, ये इस लिमिटेशन तापमान पर ही ये रिएक्शन करेगी। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, अर्थात डबल बॉन्ड बनाएगा। SN2 रिएक्शन में ये दो का अर्थ है, इसमें दो कंपाउंड एक साथ शामिल होंगे। E2 में भी दो कंपाउंड एक साथ शामिल होंगे। और E1 का मतलब एक ही इसका रेट ऑफ रिएक्शन एक ही कंपाउंड पर आधारित होगा। ये देखिए SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से स्लोली ऐड करेगा और ये स्लोली लीव करेगा। ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है, दो कंपाउंड एक साथ शामिल होंगे इस अभिक्रिया में। ये इनकी प्रकृति, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप, इनकी प्रकृति पर तो रिएक्शन शामिल होगी अपेक्षा। और इसके अलावा उत्प्रेरक पोलर अप्रोटिक इन पर भी शामिल होगा। E1 में भी एक ही कंपाउंड पर इनकी रेट ऑफ रिएक्शन एक ही कंपाउंड पर आधारित होगी, इसमें भी कार्बोकेटायन बनेगा। E1 नाम इसीलिए दिया गया है। एलिमिनेशन अर्थात विलोपन,
विलोपन इसमें कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए रीअरेंजमेंट भी कर सकता है। और जो न्यूक्लियोफाइल होगा वहाँ के अल्फा अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा जो कि डबल बॉन्ड प्रतिस्थापित करेगा, अर्थात H प्लस न्यूक्लियोफाइल निकालेगा और जो ऋणावेश है उसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। और E2 में जो न्यूक्लियोफाइल है वो H प्लस को स्लोली निकालेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का विस्तरण होगा और स्लोली लिविंग ग्रुप भी अपना बॉन्ड छोड़ेगा। इसमें दो पद एक साथ शामिल होंगे, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन दोनों कंपाउंड पर आधारित होगी कि कितनी फास्ट रिएक्शन होगी, कितनी स्लो रिएक्शन होगी। और इसमें कार्बोकेटाइन अपनी डेल्टा एच जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है कि ऊष्माशोषीय अभिक्रिया है। और सबसे बड़ी बात इसमें हाई टेम्परेचर पर ही E1 E2 रिएक्शन होगी। SN1 SN2 लो टेम्परेचर पर होगी। ऐसा नहीं है कि E1 E2 में SN1 SN2 के उत्पाद नहीं बनेंगे, ये उत्प्रेरक पर न्यूक्लियोफाइल हाई टेम्परेचर पर यह 50% से अधिक मात्रा में बनेगा E1 E2, और SN1 SN2 50% से कम मात्रा में बनेगा। बस ये रिएक्शन को समझाने के हिसाब से बताया जाता है कि E1 E2 रिएक्शन हो रही है, SN1 SN2 रिएक्शन हो रही है। बल्कि अगर जैसे कि थोड़ा सा भी तापमान ऊपर नीचे हो जाए या हम आइडियल कंडीशन मानते हैं इन चीज़ों को, आइडियल कंडीशन के अनुसार कि हाँ ये रिएक्शन हो रही है, परंतु ये मिक्सचर बनते हैं, रेसमी मिक्सचर बनते हैं। इसके अलावा ये जो स्लो रिएक्शन हो रही है ये बिल्कुल अपोजिट साइड से होगी, अर्थात SN2 और SN2 और E2 ये दोनों रिएक्शंस अपोजिट साइड से जुड़ेंगे, अर्थात सिस और ट्रांस रेसमी मिक्सचर और R और S कॉन्फ़िगरेशन इन सब पर आधारित होंगे और फैक्टर अफेक्टिंग होंगे। इनके अलावा एक और फैक्टर है, जैसे कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तब इसका जो प्रतिकर्षण है, जैसे कि यहाँ अगर फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है SN2 रिएक्शन में, यहाँ फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका जो प्रतिकर्षण है न्यूक्लियोफाइल पर ज़्यादा होगा। इस वजह से अगर लेफ्ट साइड की बजाय अगर राइट साइड से अगर कार्बन है जहाँ प्रतिकर्षण कम है, रिपल्शन कम है, तो वहाँ का हाइड्रोजन निकलना ज़्यादा आसान होगा, अर्थात वो रिएक्शन ज़्यादा फॉलो करेगा। यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। और इसके अलावा सिस और ट्रांस जो कि इनके स्थायित्व पर, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, इन पर भी इनके स्थायित्व की दर डिपेंड करेगी। इनके अलावा अगर सिस का स्थायित्व ज़्यादा है तो मेजर प्रोडक्ट सिस बनेगा, ट्रांस का स्थायित्व ज़्यादा है तो ट्रांस का मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगर यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट प्लस है, अगर प्लस आई अगर रिएक्शन में तन्यता पैदा करता है, प्रोडक्ट में तन्यता पैदा करता है, तो ये प्रोडक्ट माइनर बनेगा और ट्रांस प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, सिस और ट्रांस, ठीक है। और स्थायित्व में हम मेसोमेरिक प्रोडक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है और रेजोनेंस इफेक्ट है, ये सब एरोमेटिसिटी है, इन पर इन्हीं के अनुसार मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनते हैं। हम वापस रिएक्शन पर आते हैं। SN1 में एक प्रोडक्ट शामिल हो रहा है, SN2 में दो कंपाउंड शामिल हो रहे हैं। SN1 में कार्बोकेटाइन बनेगा जो न्यूक्लियोफाइल बाद में अटैक करेगा और इसमें एक साथ ही दोनों अटैक करेंगे। और E1 में जो लिविंग ग्रुप है यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा और इसी का हाइड्रोजन H प्लस दान करके इलेक्ट्रॉन इसी को डबल बॉन्ड बना रहा है और E2 में भी डबल बॉन्ड बना रहा है, और परंतु ये दोनों रिएक्शन एक साथ चल रही है। और इनमें कुछ और फैक्टर है जो, जैसे कि लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप अगर अच्छा एसिडिक है तो या फिर उत्प्रेरक अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग, चलिए एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। अगर यहाँ लिविंग ग्रुप OH माइनस है और इसमें एसिड मिला दिया जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 कंसनट्रेटेड, तो इसको आसानी से कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर देगा और यहाँ से लिविंग H प्लस फर्दर रिएक्शन में शामिल हो जाएगा और यह जो ऋणावेश बनेगा वो डबल बॉन्ड में शामिल हो जाएगा हाई टेम्परेचर पर। ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होगी और अगर टेम्परेचर लो होगा तो ये SN1 रिएक्शन शो कर देगा।
यही सब चीज़ें नीचे दी हुई है, जैसे कि SN1 SN2 SN1 SN2 रिएक्शन में देखते हैं ये रीअरेंजमेंट शो करेगा। अर्थात जैसे कि यहाँ फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये यहाँ विस्थापित भी हो जाएगा अगर आवश्यकता हो तो। और इसमें नॉट पॉसिबल क्यों? क्योंकि इसमें दो कंपाउंड एक साथ जुड़े हुए हैं और स्लो स्लो लीव कर रहे हैं, और इसमें स्लाइडली धनावेश और ऋणावेश बनेगा, और इसमें डायरेक्ट कार्बोकेटाइन और कार्बोएनाइन डायरेक्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। दूसरा है काइनेटिक, इसमें फर्स्ट ऑर्डर शो करेगा। इसमें एक ही कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल शामिल है, इसमें दोनों एक साथ शामिल है, ठीक है, इसे सेकंड ऑर्डर शो करेगा। इसका रेट RX न्यूक्लियोफाइल पर ये डिपेंड करेगा, और इसमें न्यूक्लियोफाइल और ये लिविंग ग्रुप दोनों पर डिपेंड करेगा। सबस्ट्रेट इसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और इसमें इसका स्थायित्व SN1 में 3 डिग्री का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट के कोई कार्बन अगर 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है और कोई कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसका कार्बोकेटाइन इसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, प्लस आई ज़्यादा रहेगा। इसमें तो हाइड्रोजन क्या ही प्लस आई शो करेगा, तो इसका स्थायित्व अपेक्षाकृत ज़्यादा होगा। इस वजह से 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री शो करेगा, और इसका स्थायित्व 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री शो करेगा। अधिकतर रिएक्शन में हम रिपल्शन की वजह से भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री शो करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोफाइल इसमें न्यूक्लियोफाइल का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसमें लिविंग ग्रुप के छोड़ने के बाद कार्बोकेटाइन है वो स्थायी तो होगा ही, वो फर्दर स्लो वीक से भी रिएक्शन करने को तत्पर रहेगा। अर्थात न्यूक्लियोफाइल का इतना इंपॉर्टेंस रह नहीं जाता इसमें। और SN2 में न्यूक्लियोफाइल का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यूँ मानो कि एक रस्सी को रस्साकसी चल रही है, एक रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा अपनी तरफ खींच रहा है, तो स्ट्रॉन्ग होगा तब ये न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ये ज़्यादा आसानी से बॉन्ड बना पाएगा, और इसको ये निकल जाएगा, मतलब अपना बॉन्ड तोड़ देगा। और लिविंग ग्रुप ये तो अच्छा होना ही चाहिए, तभी ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी। इसके अलावा E1 और E2 E1 E2 में E1 का जो सबस्ट्रेट है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री से 3 डिग्री 2 डिग्री ज़्यादा स्थायी देगा। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, दूसरा इसमें जो कार्बोकेटाइन बनने के बाद जो डबल बॉन्ड होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब कि जो डबल बॉन्ड में p उपकोष है उसमें इलेक्ट्रॉन की विसरण प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। इस वजह से इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये सब बहुत ज़्यादा स्थायित्व पैदा करेगा। इस वजह से ये रिएक्शन 3 डिग्री 2 डिग्री कई ज़्यादा स्थायित्व या फिर आगे बढ़ेगी 1 डिग्री से, और 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री E2 में भी करीब करीब यही है, 1 डिग्री और 2 डिग्री में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। और रीअरेंजमेंट इसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो तो ऑब्वियस ही है, वो पॉसिबल होगा रीअरेंजमेंट। जो 3 डिग्री कंपाउंड है वो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और कार्बोकेटाइन का स्थायित्व के लिए वो इधर विचरण करेगा। और E2 में जो दो कंपाउंड है वो एक साथ शामिल होंगे, तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। यही, और इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें एक ही कंपाउंड शामिल होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें दोनों कंपाउंड एक साथ शामिल होंगे। बेस स्ट्रेंथ, इसमें ज़्यादा खास बेस स्ट्रेंथ की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनने के बाद ओबीसी वो रिएक्टिव होगा, तो कोई भी माइनस नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड जुड़ जाएगा। और इसमें E2 में काफ़ी ये रस्साकसी वाला गेम है। E2 में रस्साकसी, इसमें दो कंपाउंड एक साथ शामिल होंगे जो H+ को खींच लेगा और इसको नेगेटिव आयन को डबल बॉन्ड में डाल देगा, और लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। ये स्लाइटली स्लो प्रोसेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ये आसानी से निकल पाएगा। SN1 SN2 अभिक्रिया लो टेम्परेचर पर होगी, और E2 अभिक्रिया हाई टेम्परेचर पर। ये SN1 SN2 लो टेम्परेचर पर, और E1 E2 हाई टेम्परेचर पर होगी, ठीक है। और SN2 E2 यह इसमें पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि पोलर जो प्रोटिक है वो कंपाउंड को, जो लिविंग ग्रुप को घेर कर रखता है, ताकि वो फर्दर रिएक्शन दोबारा से रिएक्शन को दोबारा छूट कर वापस ना जुड़ जाए।
या फिर इसको दूसरे तरीके से कहें तो रिएक्शन को सपोर्ट करता है या फिर रिएक्शन को आगे बढ़वाते हैं। इसमें SN2 अभिक्रिया में ये स्ट्रॉन्ग बेस जो है OH माइनस ETO माइनस और E2 में भी स्ट्रॉन्ग बेस की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि रस्साकसी वाला गेम समझो। और E2 में ठीक है ये जो सॉल्वेंट है और E1 SN2 इसमें भी पोलर अपोरेटिक की आवश्यकता होगी और SN1 E1 ध्यान रहिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के अनुसार हो रहा है। 3 डिग्री में SN1 अभिक्रिया में और E1 अभिक्रिया में सॉल्वेंट और प्रोटिक, खास तौर पर प्रोटिक, बाकी 1 डिग्री और 2 डिग्री में प्रोटिक और इसमें अप्रोटिक प्रोटिक और 1 डिग्री 2 डिग्री में अप्रोटिक यूज हो रहा है। अगर न्यूक्लियोफिलिक अगर स्ट्रॉन्ग लेंगे तो यह SN2 अभिक्रिया ज़्यादा होगी 1 डिग्री में E2 के अपेक्षा और 2 डिग्री में SN2 अभिक्रिया दोनों साथ ही होंगी और 3 डिग्री में तो E2 ही अभिक्रिया करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोजन निकालने की क्षमता है 3 डिग्री में जो अल्फा कार्बन है वहाँ से इसकी ज़्यादा होगी और SN2 की क्यों? क्योंकि रिपल्शन की वजह से SN2 अभिक्रिया नहीं होगी 3 डिग्री में। आया समझ में? 1 डिग्री और 3 डिग्री में क्या होगा? 2 डिग्री में तो दोनों एक साथ बनी रहे और इसमें वीक न्यूक्लियोफिलाई और वीक बेस जो उत्प्रेरक है वो वीक बेस लिया और वीक न्यूक्लियोफाइल इसमें जो 1 डिग्री है मोस्टली SN2 अभिक्रिया ही देगी और इसमें एक्वस ये रेशमी मिक्सचर देगी। SN1 SN2 दोनों ही देगी मेजर और माइनर में उनकी ऊर्जा अनुपात में मेजर और माइनर देगी। और 3 डिग्री में मोस्टली SN1 और ये मेजर और माइनर वो हाई टेम्परेचर पर E1 अभिक्रिया देगी। और वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें ध्यान देने वाली बात है जो बेस है स्ट्रॉन्ग बेस ये पहले काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल बाद में काम करेगा। बेस पहले काम करेगा अर्थात इसमें भी बेस पहले काम कर रहा है, इसमें कार्बोकेटायन ये निकालने में हेल्प कर रहा है। ये बेस पहले काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल बाद में काम करेगा। 1 डिग्री में तो मोस्टली E2 ही देगा और 2 डिग्री में E2 और 3 डिग्री में भी E2 ही देगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। SN1 SN2 इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ कार्बोकेटायन बना रहा है, यहाँ दोनों रिएक्शन एक साथ फॉलो कर रहा है और यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो H+ को यहाँ से निकाल रहा है और यहाँ पर जोड़ रहा है और यहाँ जोड़ रहा है। ठीक है, थैंक यू।